कुमार अमित इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले क्लास 10th के रसायन शास्त्र अध्याय 1, ये भाग 3 होगा, यानी भाग 2 तक आपका अपलोड हो चुका है, उसको जाकर देख लीजिए। ओके, अध्याय 1 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए अध्याय 3 की ओर बढ़ने से पहले हम अध्याय 2 की कुछ बातें को चर्चा कर लेते हैं कि मैं अध्याय 2 में क्या क्या पढ़ाए थे। तो उसमें आपको अध्याय 2 में संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताए थे और 5 प्रश्न लेकर असंतुलित रासायनिक समीकरण को मैंने संतुलित किया था। यही सारी चीजें मैं क्या किया था, उसमें कवर किया था। अब हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार का होते हैं। तो चलिए एक मैं इसको बताने के लिए एक घर का एग्जाम्पल लेता हूँ। आज ही हम लोग दाल चावल सब्जी बनाते हैं और इसी से हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकारों को जानते हैं। तो अब एक्शन चालू, यानी आपकी कंसेप्ट चालू, ये क्लासेस चालू। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, तो वही एग्जाम्पल आपका लेता हूँ कि माना है कि आपको क्या बनाना है, चावल बनाना है। तो चूंकि चावल भी क्या है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं है। ओके, अब यहाँ से देखिएगा क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या किया जाता है, ये आँच दिया जाता है, यानी आग दिया जाता है और इसमें क्या होते हैं, तो आपके चावल होते। ये चावल अब किस प्रकार बनाया जाता है, अब देखिए ध्यान से, तो जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया जाता है, चावल डाला जाता है, प्लस इसमें क्या होता है, जल होता है और इस सारे चीजों को मिलाकर एक चीज बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भात बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ये चूंकि रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया है इसको जानना जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस हो रहा है, यानी 2 को मिलकर 1 बना रहे। प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोग। ओके, क्या बोलते हैं, संयोग। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। लेकिन इसी को थोड़ी सी नाम को बदल देते, इसमें ऐसा कर देते हैं, इसमें ज बोल देते हैं। ओके, यानी संयोजक क्या जी, अभिक्रिया। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है। संयोजन, यहाँ पर क न होकर ज न हो जाएगा, यानी संयोजन अभिक्रिया। हमारे ख्याल से समझ में आ गया। संयोजन अभिक्रिया आपका ये फर्स्ट पढ़ना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यदि ये एग्जाम्पल याद है तो संयोजन अभिक्रिया भी याद। अब देखिए कैसे होगा संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, तेल भी डाला जाता है। ओके, 2 या 2 से अधिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हमारे ख्याल से संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्लियर हो गया होगा। अब जो एग्जाम्पल लेंगे वो केमिस्ट्री के दृष्टि से लेंगे, जो कि आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद कर रखना होगा क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछते हैं। चलिए, और इसको एक चीज और कहा जाता है, संश्लेषण भी कहा जाता है, क्योंकि संश्लेष करता है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया भी क्या कर दिया जाता है, तो बोल दिया जाता है। ओके, अभिक्रिया। हमारे ख्याल से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि संयोजन अभिक्रिया का आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। ओके, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, एक नए पदार्थ बनाते हैं। समझ में आया, नए पदार्थ बनाते। इसमें एक बात और भी लिख दीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन होगा। क्या चीज जी, तो ये जो नए पदार्थ बन जाते वो पुनः अपने अवस्था में नहीं आते हैं। हमारे ख्याल से ये संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गए। ये आपका घर का एग्जाम्पल लेकर, अब चलिए हम केमिस्ट्री के दृष्टि से एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा ये आज की क्लासेस में। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूं, क्लीन करता हूं और क्लीन कर उस एग्जाम्पल को मैं समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे देखिएगा ना, बोर्ड में या बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होती है एक मैग्नीशियम की फीता।
समझ में आ रहा है ना, मैग्नीशियम की फीता को। ओके, अब चलिए यही है हमारा क्या जी, बोर्ड मॉडल। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 नंबर में, ताकि आपको हेडिंग याद रहे कि मैं क्या चीजों के बारे में बता रहा हूँ। तो संयोजन अभिक्रिया, ओके, क्या जी, अभिक्रिया के बारे में मैं क्या कर रहा हूं, तो आपको बता रहा हूं। यहां से हम क्या करते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं। इसका जो सबसे मस्त जो एग्जाम्पल हो जाता है वो हो जाता है मैग्नीशियम। ओके, अब चलिए, ये मैग्नीशियम की एक क्या होती है, फीता होती है, जो प्रयोगशाला में बहुत इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन क्या होता है, यदि उस फीता को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है वातावरण में, तो इसमें क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन जाकर मिल जाते हैं और मिलकर ये बना देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? इसको संतुलित कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये चीजें बनता है। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब फिर क्या किया जाता है, इस मैग्नीशियम को, ये जो आपका फीता हो जाता है, अब उनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है, क्योंकि एंटासिड इससे बनाया जाता है। अब एंटासिड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पेट में अम्ल बढ़ जाते हैं, या यूँ समझिए कि पेट खराब हो जाती है, तो जो दवाई आता है वही चीज होता है। इसीलिए एक बोर्ड का क्वेश्चन उठाता है कि मैग्नीशियम की फीता को यानी रिबन को साफ क्यों किया जाता है जलाने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की जड़ें यूँ समझिए कि क्या हो जाती है, परत चढ़ जाती है, इसका थोड़ा सा कालापन हो जाता है, जिसके वजह से इसको छोड़ाना पड़ता है। अब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि मैग्नीशियम आखिर कैसा होता है। अगर एक्चुअली देखी जाए तो ये जो होता है वो सफेद होता है, कलर में कैसा होता है, सफेद, यानी चांदी की तरह। लेकिन ये O2 चढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, थोड़ा सा कालापन आ जाता है। ओके, अब इनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ओके, और इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। ये समझिए कि आपकी मैग्नीशियम के क्या फीता है, जब इसको जलाया जाता है तो देखिएगा यहाँ से कुछ चिंगारी ऐसे बिकते हैं। तो याद रखिएगा ये चिंगारी कैसा होता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि मैग्नीशियम की फीता जलाया जाता है तो यूँ समझिए आग किस प्रकार से, मैंने किस प्रकार के होकर जलती है, मैंने उसकी कलर कैसा होता है। तो याद रखिएगा चकाचौंध। ओके, चकाचौंध क्या होती है, सफेद होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपने यूँ समझिए छुरछुरी देखे होंगे, ठीक उसी तरह क्या होती है, तो वो जलती है। ओके, अब चलिए इसके जो राख बनते हैं, राख एक्चुअली में आप देखे होंगे कि कितनों भी पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं जो जलते हैं तो राख कैसा होता है, तो काला होता है। समझ में आ रहा है, काला होता है। लेकिन इसमें आपको याद रखिएगा कि इसका राख काला नहीं होता है, इसका राख जो होता है वो कैसा होता है, तो सफेद होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन उठाता है कि जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो उनकी जो राख होती है वो कैसा होता है, तो सफेद होता है। वो किस प्रकार से होकर जलता है, तो चकाचौंध सफेद के अनुसार ये क्या करता है, तो जलता है। ये मैग्नीशियम के फीता, इसको साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि दो चीजें मिलकर एक चीजें बना रही है। ओके, तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल को और हम क्या कर देते हैं, इसमें क्लियर कर लेते हैं आखिर ये चीजें होते क्या है। और एक चीज आपको बताएं कि इस सफेद मैग्नीशियम को कहाँ पे यूज किया जाता है, तो एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। अब चलिए इसको मिटाकर मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूँ, जो दूसरा एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से हर एक साल आपका क्वेश्चन करता है तो करता है, ये पक्का है और फिक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं कली चुना। समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं, कली चूना। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है, जो हम लोग पुताई करते हैं, माने यूँ समझिए कि घर पे पेंट उंट मारते, पहले शादी ब्याह के दिन वो मारा जाता था 10 दिन पहले, ताकि वो चमके। ओके, जब देखिएगा कोई भी पेंट मारा जाता है, देखिएगा मारते समय थोड़ा सा क्या होती है, ऐसा लगता है बाग इस पर पेंट ही नहीं चढ़ता, लेकिन कुछ देर के बाद से वो क्या हो जाती है, तो पेंट चढ़ जाती है। इसकी आखिर है क्या कंसेप्ट, तो ये जो कंसेप्ट संयोजन अभिक्रिया में आते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर सेकेंड वाला, जैसे कि CaO होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, जब जल को डाला जाता है तो ये कैसा बन जाता है, तो भाखड़ा चूना हो जाते हैं, जिसको CaO
OH का होल 2 बोली जाती है। इसका कंसेप्ट समझिए, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इसकी क्या है आपका कंसेप्ट, आखिर इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से, इसको किस नाम से। थोड़ा सा ये समझिए, जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं पुताई करने के लिए, एक नदहा होता है। अब उसमें क्या करते हैं, पुताई करने से पहले उसमें पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद उस खाली चूना को उसमें आप डालते हैं, उस चूना को डालते देखिएगा आग बिकता है ना, तो बुझ जाता है। यानी यूँ समझिए कि ये चीजें हो जाती है। तो अब नामकरण कैसे किया गया, तो याद रखिएगा, इसको जो बोला जाता है ना, ये वाले को एक चीज बोली जाती है, इसको कली चूना, कभी कभी क्या कह दी जाती, कली चूना। ओके, ये तो आपका कम पूछता है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये चीजें को और एक बात बोली जाती है, बिना बूझा हुआ चूना। बिना क्या जी, बूझा हुआ चूना। ओके, बिना बूझा हुआ चूना। समझ में आ रहा है? इस नाम को आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि बिना बूझा हुआ चूना भी बोला जाता है। और चलिए एक चीज और इनको बोली जाती है, इसका रासायनिक नेम कैल्शियम। ओके, कैल्शियम और क्या, ऑक्साइड बोली जाती है, ऑक्साइड। ओके, हमारे ख्याल से आपको ये 3 नेम्स देखे। अब चलिए इनको क्या बोली जाती है, ये भी हम नेम्स को देख लेते हैं यहाँ पे आसानी से। एक बोली जाती है इसको भाखड़ा चूना, भाखड़ा, और क्या बोला जाता है, चूना बोली जाती है। ओके, अब सेकेंड में क्या बोली जाती है, अब देखिए जरा, देखिए ध्यान से देखिए, जो हम लाते हैं चूना उसको पानी में डालते हैं तो देखिएगा वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो बुझने के बाद से ये चीजें बनती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बूझा हुआ चूना बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, तो बूझा हुआ, इसको हम हटा देते हैं, बूझा हुआ चूना बोला जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज और क्या बोली जाती है, रासायनिक नेम से देख लिया जाए तो कैल्शियम। ओके, क्या बोली जाती है, कैल्शियम और हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। हमारे ख्याल से आपको ये नेम समझ में आया, और ये कैसे बनते ये भी आपको समझ में आ गया कि ये कली चूना में जब जल को डाली जाती है तो आपका क्या बनता है, भाखड़े चूने बनते हैं। यही भाखड़े चूने को क्या किया जाता है, पुताई किया जाता है। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न उठा देता है कि कौन से चूना को पुताई करने में यूज किया जाता है, तो भाखड़ा चूना का यूज किया जाता है। लेकिन जब पुताई किया जाता है उस टाइम उसकी कलर होती नहीं है, तो वो 2-3 दिन के बाद कैसी आ जाती है। तो इसका भी मैं कंसेप्ट समझाकर इस संयोजन वीडियो को क्या करते हैं, तो समाप्त करते हैं। तो इसका देखिए कंसेप्ट, तो मैं फिलहाल में इस चीजों को क्या करता हूँ, तो क्लीन कर रहा हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, तो मिटाता हूँ। अब चलिए, अब आगे देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। ओके, अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस भाखड़ा चूना को पेंट करते हैं CaOH का होल 2। अब क्या करता है, तो वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण कर ये बन जाता है Ca और CO3 बन जाता है, CaCO3, जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं जी, चूना पत्थर। ओके, और इसको संगमरमर भी बोली जाती है, चूना पत्थर भी बोली जाती है, और इसको संगमरमर भी क्या की जाती है, बोली जाती है। प्लस में इसका एक्चुअली क्या नाम है, अगर रासायनिक दृष्टि से देखी जाए तो कैल्शियम और क्या, कार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि ये चीजें हो जाती है जिसकी वजह से वो कैसा हो जाता है, तो आपका तो सफेद हो जाता है। तो ये जितने जल्दी होते हैं उतने जल्दी ही चले जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। और ये जो चूना है ना, ये वाला थोड़ा सा यूज बता देते, इसका बड़े पैमाना पर, ओके, मैंने बड़ी ही मात्रा पर इसको
मतलब शीशा बनाने या सीमेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। इस तरह आपका संयोजन अभिक्रिया क्या होता है तो समाप्त होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि संयोजन अभिक्रिया होते क्या है। तो बस इतना याद रखिएगा, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बना देना, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो एग्जाम्पल था इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया हूं, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या है तो चूंकि आप जानते हैं कि जो चीजें बनती है उसको बिगड़ना भी क्या है तो जरूरी है। ओके, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि हमारा शरीर बना है, आप लोग बोलते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो हम संयोजन हो गए, एक दिन मर जाएंगे। अब देखिएगा एक शरीर फिर 5 तत्वों में बिखर जाएगा, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, बिखर जाएगा के मतलब विखंडन, समझे आप। ओके, तो ये दूसरा का चीज आएगा जिसको विखंडन बोल दिया जाता है, या तो ये किसको क्या बोल दिया जाता है, अपघटन। ओके, ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये शरीर क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अगर न जलाया जाए, अगर क्या किया जाए, ऐसा ही जिंदा नहीं माने मुर्दा ही गाड़ दिया जाए, तो तब क्या होता है, तो आप चूंकि देखते हैं कि जितने भी कीटाणु होते हैं उनको क्या करते हैं, आपके शरीर को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसको 2 नंबर में जो बोल दी जाती है उसको बोली जाती है अभिक्रियाओं को अपघटन। ओके, क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। आप समझ में आ गया कि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने एक आपका एग्जांपल लिए थे, CaCO3 हो गया। ओके, ये जब यूं समझिए कि ये एक पदार्थ है, जब इसमें कुछ ताप दी जाती है तो ये क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। तो टूटते हैं तो क्या हो जाता है, CaO प्लस CO2 बन जाते हैं। यानी यूं समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाते हैं। यानी आप यदि यहाँ पर इसका परिभाषा देना चाहे अपघटन अभिक्रिया का, तो यहाँ से आसानी से आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक पदार्थ, कितने पदार्थ, एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मिल जाए, ओके, अगर कोई क्या होता है, दूर हटता है, हटना का बोध आता है, तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ही वियोग में है, इसीलिए इसका क्या कर दिया गया, तो वियोजन नाम रख दिया गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, कोई भी पदार्थ यदि टूटता है 2 भागों में, उसको तोड़ी जाती है, तो वो कौन सी होती है, तो वियोजन अभिक्रियाएं होती है। मेरे ख्याल समझ में आ गया। अगर मान लेते ये मार्कर है, एक मार्कर है, इसको ऐसा तोड़ दिया जाए तो कितने में हो जाएंगे, 2 में हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सी अपने दिमाग को लगाइए कि कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि आसानी से टूट जाते हैं, 2 भागों में हो जाते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ है जो कि अपने आप को इतने बंधे रहते हैं, जैसे प्यार वाला आप लोग समझ ही सकते हैं कि कोई तो टूट जाता है, लेकिन कोई इतने बंधे रहते हैं कि उसको तोड़ने में क्या लगती है, बहुत ही हिम्मत लगती है। तो लास्ट में क्या किया जाए, ए निकाल से बिजली सटा दिया जाए। देखिए कितनों भी बड़ा बंधन होगा, मतलब समझ में आ रहा है ना, वो धड़ाधड़ ऐसा क्या करेगा लोग, तो वो छोड़ देगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अब चलिए एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको जरा समझिए। जैसे कि NaCl, जिसको आम भाषा में हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, अगर इसको विखंडन किया जाए, कैसे, तो ताप के द्वारा क्या ये विखंडन होंगे, जरा आप सोचिए। यानी यूं समझिए कि इस नमक को आप 100 डिग्री पर क्या कीजिए, खूब गर्म कीजिए, क्या वो विखंडन होंगे, नहीं, उसमें क्या जितने भी पानी होंगे वो सूख जाएंगे, नमक को उसी तरह चर करेगा। मतलब कि समझ में आ रहा है ना आपको, यानी ये विखंडन होंगे नहीं। तो आखिर किस प्रकार होते हैं, तो इस विखंडन में एक चीज है मैं पढ़ाने वाला हूं जिसको बोला जाता है विद्युत। ओके, क्योंकि ये बहुत ही बरियार बंधन को क्या कर सकता है, तोड़ने में ये सक्षम रहता है। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है आपका विद्युत अपघटन। तो ये चीजों को मैं क्या करता हूं, तो मिटाता हूं, और इसके अंदर जो चीजें हैं उसको मैं समझने का कोशिश करता हूं। अभी विद्युत अपघटन का परिभाषा के चक्कर में मत जाइएगा, और इसको समझिए आसानी से कि विद्युत अपघटन होते हैं तो कैसे
होते हैं, ये चूंकि नेसेसरी होता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मैं क्या करूँ, छोड़ूं। ओके, तो इसको विद्युत देकर क्या कर दी जाती है, छोड़ा दी जाती। जितने भी आप लोग क्या करते हैं, सोना चांदी एल्युमिनियम जो भी कीमती चीजें देखते हैं ना, ये जनरली क्या होता है, तो यूँ समझिए कि छानकर बांधकर उसको नहीं निकाला जाता है, उसको क्या किया जाता है, बिजली दिया जाता है तब वो हटता है। मतलब समझ में आ गया। तो चलिए इसी के अंदर एक टॉपिक है आपका कौन सा, तो विद्युत अपघटन। इसको 3 मान सकते हैं आप, विद्युत अपघटन। ये चीजें क्या होती है तो जरा समझिए, बस एक वर्ड में समझिए कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। तो बस हम ऐसे समझ सकते हैं, विद्युत का मतलब बिजली, विद्युत का मतलब क्या हो जाएगा, बिजली, यानी बिजली के द्वारा जो पदार्थ टूटे। अपघटन का मतलब समझ में आ गया कि जो पदार्थ क्या हो, टूटे, उसी को विद्युत अपघटन बोलते हैं। लेकिन और भी आगे वर्ड है, और कौन सी वर्ड है, जब आप कंसेप्ट समझिएगा तो पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। चलिए मैं जो आपको हटाने वाला हूँ वो कौन सा हटाने वाला हूँ, NaCl, यानी नमक का मैं यूँ समझिए कि सोडियम को अलग करना चाहता हूँ और समझिए कि Cl को अलग करना चाहता हूँ। तो जनरली अलग नहीं होंगे, इसके लिए विद्युत अपघटन चाहिए। तो चूंकि आप जानते हैं कि विद्युत मान यूं समझिए कि बिजली कब चलती है, जब कोई भी पदार्थों में नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा हो तब, यानी यूं समझिए कि पूरा सूखा होगा तो इसमें बिजली जाएगी नहीं। कब जाएगी, जब जलीय होगा तो चलिए मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि किस तरह आपका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक क्या की जाती है, तो इसमें पानी भर दी जाती है और पानी भर कर क्या किया जाता है, NaCl को डाल दिया जाता है, यानी नमक को इसमें डाल दिया जाता है। अब चलिए अब हम तार को देंगे तो यहीं तो ननू दे देंगे, यहीं में पानिया में, तो इस तरह हम देते नहीं क्योंकि पूरा का पूरा बिजली फैल जाएगा जो कि हानिकारक होगा। तो उसको देने के तरीका क्या होता है, तो इसमें 2 हम इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड। अब पूछेगा सर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने बैटरी, नीपू बैटरी, एवरीडेडी बैटरी जो 10 रुपया 5 रुपया पहले आता था, पहले के जमाने में देखिएगा ना, उसमें एगो बीच में काले काला ऐसा होता था, तो यही चीज होता है इलेक्ट्रोड। एगो प्लस होता था तो एगो कौन सा होता था, माइनस। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग रखते, एगो प्लस रखेंगे और दूसरे कौन सा रखेंगे, माइनस। अब चलिए ये एगो इलेक्ट्रोड हुआ, ये एगो इलेक्ट्रोड हुआ। अब चलिए यहाँ पर एगो को हम क्या मान लेते हैं, प्लस, एगो को मान लेते हैं माइनस। अब चलिए प्लस माइनस की कुछ कंसेप्ट समझिए कि प्लस और माइनस के बीच में क्या संबंध होती है उन दोनों को। ओके, तो समझने के लिए सबसे इजीली एग्जांपल हो गया कि इसको मान लीजिए लड़का, ओके, और इसको मान लीजिए क्या, लड़की। ऐसा आप मैंने समझ सकते हैं सदियों तक। अब देखिए ये दोनों के दोनों चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे से क्या रहे, तो चिपका रहे, यानी यहाँ से कंसेप्ट ये निकलता है कि प्लस माइनस को खींचता है और माइनस क्या करता है, प्लस को खींचता है। यानी समझ सकते हैं कि ये इसको खींचता है और ये क्या करता है, इसको खींचती है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब चलिए अब ये तो कंसेप्ट हो गया जिसको हम लोग आकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकर्षण। यानी यूं समझिए प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण का संबंध होता है। और ये जो आपकी माइनस माइनस यानी 2 एक ही जाति का है, तो ये दोनों का होंगे, दूर हटेंगे। ओके, यानी जल्दी चिपकेंगे नहीं, तो इसको बोल दिया जाता है विकर्षण। ओके, क्या बोल दिया जाता है, विकर्षण बोल दिया जाता है। जैसे प्लस प्लस को भी हम क्या बोल सकते हैं, विकर्षण, यानी एक जगह सटेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से प्लस माइनस का कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गया कि तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं हटाता हूँ, हटाकर आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए अब इन दोनों का भी एक नामकरण किया जाता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। प्लस वाले को जानते हैं क्या बोला जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। प्लस वाले को याद रखिएगा एनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोड, इलेक्ट्रोड। और माइनस वाले को हमेशा याद रखिएगा कैथोड, इलेक्ट्रोड बोली जाती। इस पॉइंट को आप लोग कहीं कॉपी में नोट डाउन
डाउन कर लीजिए। आप लोग को मेरे ख्याल से ये चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे, तो बिजली देनी है। क्या देनी है, बिजली। तो बिजली के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एगो बड़ा सा हम बैटरी को ले लेते हैं, ऐसा ऐसा, एगो प्लस है तो दूसरे कौन सा है, माइनस है। चूंकि आप जानते हैं कि प्लस प्लस वाले को जोड़िएगा और माइनस माइनस वाले को, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वायर को ले जाता हूँ और ले जाकर यहाँ पे क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। लेकिन इसी में क्या करता हूँ, स्विच लगा देता हूँ और एक यहाँ से माइनस वाला ले जाता हूँ और यहाँ से इसको क्या करता हूँ, तो जोड़ देता हूँ। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से मैं बिजली दे देता हूँ। तो देने के बाद से इसमें बिजली जाएगा और ये दोनों टूटेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किस अंदाज में टूटते हैं। तो इसका अंदाज ये होता है कि Na जो होता है, ये चूंकि धातु है तो ये प्लस होता है और Cl हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यानी ये दोनों टूट जाएंगे और टूटने के बाद ये इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा। अब इस पे चिपकेंगे। अब चिपकने वाले कंसेप्ट आ गया। तो वो चीज़ें बताए जैसे लड़का और लड़की का बताए थे, जैसे प्लस और क्या, माइनस। तो जरा सोचिए, ये प्लस वाला कहाँ भागेगा, क्या खोजेगा, तो समझ में आ रहा है कि ये माइनस खोजेगा। ओके, एंड यूँ समझिए कि ये जो आपका प्लस होगा, आपका धन आवेश होगा, वो किधर चला जाएगा, तो माने माइनस की ओर, यानी माइनस का मतलब कि कैथोड पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि जो सोडियम होते हैं, ओके, सोडियम जो आयन होते हैं वो किस में चले जाते हैं, तो कैथोड पर। ऐसा समझ में आ रहा है। अब चलिए, जो आपका Cl जो होते हैं वो माइनस, ओके, ये माइनस वाले किस में चले जाते हैं, तो प्लस में चले जाते हैं। तो प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। ओके, देखिएगा ये बुक में दिया होगा कि एनोड पर और क्या, कैथोड पर। इसमें लोग क्या रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया और यही पॉइंट इस लास्ट में हम जोड़ देंगे तो हमारा विद्युत अपघटन का परिभाषा निकल जाएगा। और इस तरह विद्युत अपघटन कर कर Na प्राप्त किया जाता है और Cl प्राप्त किया जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको विद्युत अपघटन वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए, मैं विद्युत अपघटन की परिभाषा देते हैं, यानी बोल सकते हैं कि वैसा जलीय विलयन, बोल सकते हैं कि वैसा जलीय विलयन जिसमें विद्युत देने के बाद, ओके, विद्युत देने के बाद, समझ में आ रहा है, विद्युत देने के बाद जो धातु होते हैं, इसको बोल सकते हैं, जो धातु होते हैं वो कैथोड पर चले जाते हैं और जो अधातु होते हैं वो एनोड पर चले जाते हैं। इसी को हम लोग विद्युत अपघटन बोलते हैं। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप, तो या तो यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, क्या लिख सकते हैं कि बिजली के द्वारा, ऐसा माने बिजली के द्वारा, यानी विद्युत के द्वारा लिख सकते हैं कि विद्युत के द्वारा। ओके, अब देखिए ये क्या है, तो धातु के कोई क्लोराइड है, ऐसा लिख सकते हैं कि बिजली के द्वारा धातु के क्लोराइड, धातु के क्लोराइड में देने के बाद, समझ में आ रहा है, देने के बाद जो धातु होते हैं वो किस पे चले जाए, कैथोड पर। ओके, कैथोड पर। और जो अधातु हो, ओके, अधातु या आपका क्लोरीन हो, वो एनोड पे चले जाते हैं। इसी को एनोड पर चले जाते हैं। इसी को याद रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। हमारे ख्याल से ये परिभाषा आपका क्लियर हो गया होगा कि विद्युत अपघटन किससे कहते हैं। जनरली से बोल दीजिएगा कि विद्युत के द्वारा पदार्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो धातु होते हैं वो कैथोड पर, जो अधातु होते हैं वो एनोड पर। तो मेरे ख्याल से आपको विद्युत अपघटन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर मैं समझाने का आपका कोशिश करूंगा। तो हमारे ख्याल से ये अभिक्रिया को हो गए 3 गो। अब चलिए चौथा हम चलते हैं कि चौथा में आखिर होते क्या है। तो मैं इसको मिटाने का क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ले सकते हैं।
कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे की अभिक्रिया को हम पढ़ते हैं। आगे की कौन सी अभिक्रियाएं हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ। क्लीन करके आगे देखा जाए। उसी तरह आपका H2O का भी होता है, आप देख लीजिएगा, बुक में भी दिया होगा, यही कंसेप्ट दिया होगा। थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। H2O, अब देखिए ये टूटेगा तो H प्लस में और वो किस में, माइनस में। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस पर चला जाएगा, ये आपका प्लस पे चला जाएगा, यानी ये कहला जाएगा आपका क्या जी, तो कैथोड पर, ये कहला जाएगा आपका एनोड पर। आप बुक में देख लीजिएगा, ये चीजें आपकी दी हुई होगी। अब चलिए हम 4 नंबर अभिक्रियाएं पे चलते हैं कि 4 नंबर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। जब तक ले मैं मिटा रहा हूँ, आप क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सीरीज बाय सीरीज सारी चीज़ों को एकदम फास्टिंग दिया जा रहा है। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे के पूरे मिटकाकर आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसा कि लूना एग्जाम्पल। जैसे देखिए आजकल आप लोग इलट गिलट बहुत देख रहे हैं। इलट गिलट का मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कि लोहा के ऊपर सोना के परत या चांदी के परत चढ़ा कर लोग क्या करते हैं, तो अपने सोना या चांदी का शौक को पूरा करते हैं। आखिर ये सब क्या चीज़ें हैं, इसको माने हम किस भाषा में समझे, ये क्या आपका प्रक्रिया है। तो यही आपका कितने नंबर है, 4 नंबर प्रक्रिया है। अब देखिए उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि आपका लोहा हो गया, ओके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए ये जैसे कॉपर आपका सल्फेट के कोई विलयन हो गया। अब देखिए अब क्या किया जाता है, जरा ध्यान से यहाँ पर देखा कीजिए। ओके, कॉपर या यूं समझिए कि Ag का हो गया, यानी चांदी का हो गया। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा ये लोहा को अब क्या किया जाता है, एकरा विलयन में डाल दिया जाता है, तो हई आला परातवा है पर चढ़ जाता है। तो कैसे, तो इसमें ध्यान से देखिए, अरे ये वाला ये कमजोर होता है, यानी ये चीजें आपको किस में डिपेंड करता है, तो संयोजकता पर, अभिक्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। तो ये वाला इसको हटा देता है और यहाँ पर जाकर खुद बैठ जाता है। जरा ध्यान से देखिए, ये वाला हटाता है तो क्या होता है, Fe हो जाते हैं और SO4 हो जाता है, प्लस में Ag आ जाते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपका Ag2 होगा। ओके, और ये चीज़ों को संतुलित कर लीजिएगा, आप यहाँ से 2 लिख दीजिएगा तो आपका संतुलित हो जाएगा। अब देखिए यही परत आपके लोहा पर चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद से कहाँ हो जाती है, एकदम चमक हो जाता है। तो ये कौन से अभिक्रिया है, जरा ध्यान से देखिए। ये बेचारा कोगो है, एगो है, तो एगो को हम क्या एकल बोल देंगे। कौन प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा नहीं ना। ये बेचारा जाकर यहाँ पे क्या हो जाता है, तो इसको हटा कर और क्या होता है, बैठ जाता है। तो बैठने को क्या विस्थापन बोल देंगे, विस्थापन, जिसको अगर दोनों को मिलाई जाए तो इसको बोल दिया जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एक धातु, ओके, समझ में आया, कौन सा एक, ये धातु और क्या करता है, अन्य कमजोर धातु के विलयन से, अन्य कमजोर धातु के विलयन से उससे हटा दे। इस धातु को क्या करे, हटा दे, अपने जाकर बैठ जाए। इसी को आप लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो ये चीजें होती है बरियार, ये होता है आपका क्या, तो अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, कम क्रियाशील। बस इतने चीज़ों में बोल दीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्रियाशील, समझे। अब चलिए इसके अगर बारे में लिखना हो तो मैं कहाँ लिख दूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ऐसा बोल सकते हैं, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील, ये क्या चीज का मैंने परिभाषा लिख रहा हूं, तो यहां से लिख रहा हूं एकल विस्थापन। ओके, विस्थापन अभिक्रिया का मैं परिभाषा यहां पर लिख रहा हूं कि अधिक क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील, ऐसा बोल सकते हैं, कम क्रियाशील धातु के विलयन से, धातु के विलयन से, उससे मैं धातु के विलयन से उस धातु को हटा दे, उस
धातु को हटा दे, ऐसा हटा दे, जैसे कि यहाँ पर हटा दिया था, उससे हम लोग क्या बोलते थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमारे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसी पे एक और प्रश्न होता है, तो वो चीज को भी कवर कर लेते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डाली जाती है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटाकर मैं नेक्स्ट इसी में का क्वेश्चन को कवर करता हूँ। ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग जाएगा वीडियो, क्योंकि ये अभिक्रिया को है 9 है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा कर बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई कोचिंग करने की कोई जरूरत ना हो। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा करता है, बोलता है कि जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है तो लोहा हल्का भूरा, ओके, यानी हल्का लाल क्यों हो जाती है, इसकी क्या रीजन है। तो देखिए रीजन यही है कि ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। अब ये क्या करता है, जब डाली जाती है तो ये अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील के विलयन से इसको हटा देता है, और जिसके वजह से उस पर हल्का भूरा आ जाता है। देखिए कैसे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे Fe इसको हटा दिया, खुद बैठ गया, तो हम बोल देंगे FeSO, ये 4 हो जाते हैं। अब प्लस में ये क्या होते हैं, Cu होते हैं, तो Cu हल्का भूरा होते हैं, जिसको कॉपर बोला जाता है, और ये चीजें लोहा पर जाकर बैठे जाते हैं। ये इसका क्या है, तो कंसेप्ट है। तो मेरे ख्याल से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं, ओके। अब चलिए अब हम 5 नंबर अभिक्रिया पर चलते हैं कि 5 नंबर कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यह एक प्रकार के व्यक्ति हो गए जो कि खुद ही संपत्ति को क्या कर दे रहे हैं, हड़प रहे हैं। और देखिएगा कुछ ऐसे मिलते हैं कि मैं भी दे रहा हूँ, अभी दी से दोनों में कॉम्बिनेशन कर कोई आगे का काम चलाया जाए, ओके, समझ रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं उस अभिक्रिया को। तो अब समझिए कि 6 नंबर अभिक्रिया को हम देखते हैं कि 6 नंबर कौन सी अभिक्रिया, सॉरी ये 5 नंबर आएगा आपका अभिक्रिया कौन सा। तो समझिए कि हम भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो हम और वो कितने व्यक्ति हुए, 2, ओके। तो इसको क्या बोल देंगे, द्वि। समझ में आ रहा है। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका नाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे कि एक पदार्थ होते हैं NaCl, ओके, और दूसरे जो होते हैं आपका प्लस, जो दूसरे को दे सकते हैं Ag, ऐसा AgNO3, ये ऐसा पदार्थ है। अब देखिए ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, इसके पास में प्लस होता है, इसके पास में माइनस होता है, इसके पास में प्लस होता है, ये चीज के पास में क्या होता है, माइनस होता है। तो चूंकि ये प्लस वाला किनसे सहयोग कर देता है, तो माइनस वाला से सहयोग कर लेता है, तो क्या बनाता है, तो देखिए Na, ओके, और ये क्या हो जाता है, NO3 हो जाती है। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है। यानी कहता है कि मैं प्लस वाला हूँ, तू एगो माइनस को दे दे, ये कहता है कि मैं भी एक प्लस लिया हूँ, तू एक क्या कर दे, तो माइनस को दे देता है। ये क्या करता है, एगो माइनस को दे देता है, तो ये क्या हो जाता है, AgCl हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे का स्थान पर क्या कर बैठ रहा है, दोनों बैठे रहा है, ये जाकर इधर बैठ रहा है और ये आकर इधर बैठ जा रहा है, यानी ये इसके साथ में बैठ जा रहा है और ये वाला इसके साथ में बैठ जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये दो है और बैठने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, तो विस्थापन बोल दिया जाता है, ओके। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए अगर इसकी परिभाषाएं बोली जाए तो ऐसा बोल सकते हैं, यानी दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान कर, दो यौगिक अपने आयनों को आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। कभी कभी इसको जानते क्या बोल दिया जाता है, क्योंकि दूगो है तो दूगो को आप संस्कृत में याद किए होंगे कि इसको उभय भी बोला जाता है, ओके। इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोल देते हैं और समझिए कि आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोल दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया पूरे के पूरे क्लियर हुए होंगे। अब चलिए अब इसी से एक चीज और निकालते हैं कि जब ये बनती है
ओके, जब ये क्या होता है आपका बनता है, तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है AgCl। ओके, जैसे कि तली नहीं होता है, तली जैसे दाल भात बनाते हैं, दाल दिखेगा नीचे बैठ जाता है। ओके, तो जब तली में बैठ जाए तो इसको अवक्षेप बोला जाता है। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल दिया जाता है। तो आपका क्या होगा, 6 नंबर में लिख सकते हैं कौन सा अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ओके, अवक्षेपण क्या हो जाएगा, अभिक्रिया। कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग जनरली बोल दीजिएगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि पदार्थ नीचे बैठते हैं, ओके, जो पदार्थ नीचे बैठते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आपका क्या करते हैं, तो अभिक्रिया को जानते हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सी अभिक्रिया है। ये चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, तो मिटकाता हूँ, मिटकाकर 1-2 और अभिक्रिया को देख लेते हैं। उसके बाद इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी, जिसको ऑक्सीकरण और क्या बोला जाता है, अवकरण बोला जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि अगला कौन सा पॉइंट है। जो भी पॉइंट हो अभिक्रिया आप गिन लीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन इतना याद है कि आगे कौन सी अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण। ओके, अभिक्रिया, अभिक्रिया समझ में आ रहा है आपको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया आप किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। क्या चीज़ है, तो देखिए कोई भी ये क्या होता है, HCl, ये चूंकि अम्ल होता है, याद रखिएगा क्या होता है, अम्ल। और इसमें यदि भाष्म NaCl, ये सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएगी, ये आप लोग सब रखिएगा भाष्म। ये जब दोनों मिलते हैं तो ये दोनों के दोनों गुण गायब, यानी उदास हो जाते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं। तो ये जब मिलते हैं तो NaOH होता है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अब देखिएगा ये चीज़ें Na होते हैं वो Cl के साथ मिल जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं NaCl और प्लस। ओके, और ये क्या हो जाता है, H जो होते हैं इसमें मिल जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, यानी इसका जो गुण हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो आपका उदासीन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझे। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। जरा ध्यान से देखिए, ये प्लस वाला क्या हो गया, तो माइनस में चला गया, यानी माइनस को ले लिया तो NaCl बन गया, और ये जो H है वो माइनस को ले लिया तो क्या बन गया, H2O। ओके, तो ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए एक और हम देख लेते हैं अभिक्रिया के, उसके बाद से हम ऑक्सीकरण अवकरण हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे तो देखेंगे। ओके, तो ये चीजों को मैं क्या करता हूँ, तो आपका मिटकाता हूँ, मिटकाकर जो नेक्स्ट माने अभी वाला जो अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, उसको बोल दिया जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ओके, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है, नेक्स्ट है। ओके, कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण रासायनिक ऐसा। ओके, थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ आपका, तो मिल जल्दी यार, सॉरी, यहाँ पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। ओके, प्रकाश क्या होगा, रासायनिक, चूंकि इंसान है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं। ओके, तो सीधा सा बोल सकते हैं इसकी परिभाषा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा घटित हो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कंसेप्ट समझे, फिर से समझिए।
अब बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा घटित हो उसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि H2 है प्लस Cl2 है, इसको जरा सा प्रकाश मिला तो क्या बना दिया HCl2 HCl। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो HCl होते हैं 2H एक्चुअली में ये गैस होते हैं। ओके, ये एक्चुअली में क्या होते हैं गैस, लेकिन इसमें कुछ पानी वानी मिलाकर तनु कर इसको थोड़ा सी गाढ़ बनाई जाती है काम लाइक। ओके, अब चलिए इसका दूसरा का जो एग्जाम्पल हो जाते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण। जरा ध्यान से देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कैसे होती है, आप सोच सकते हैं कैसी होती है। हाँ, यस, प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है। तो इसकी समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा है समीकरण, तो देखिए ये क्या करता है, तो यूँ समझिए कि CO2 पर पर्यावरण से लेता है प्लस H2O, वो क्या करता है जल लेता है जल के द्वारा, और यहाँ से क्या होते हैं सूरज की प्रकाश होती है, सूरज की प्रकाश, और यहाँ पे क्या होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ये क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के सम्मिलित होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं C6H12O6 प्लस में 6O2, ये क्या करते हैं तो गैस को उत्पादन करते हैं, प्लस में ये क्या करते हैं जल भी बनाते हैं। ओके, यानी इतनी चीजें की अभिक्रिया कब संपन्न होती है, यस, कब संपन्न होती है, जब आपका क्या होता है, तो यूं समझिए कि प्रकाश रहती है तो ये क्रिया संपन्न होता है। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताकर इस वीडियो को समाप्त किया जाए। जैसे कोई भी फोटो खिंचवाते हैं, तो चाहे फोटो आती है तो जरा ध्यान दीजिए कि अंधेरा में आती है कि प्रकाश में आती है, तो कि प्रकाश में आती है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहले का आप लोग निगेटिव फोटो देखे होंगे, उसमें देखिएगा ना, जब भी क्या किया जाता था फोटो खींचा जाता था, वो निगेटिव पहले रहता था, पहले निगेटिव दिया जाता था तब उससे पिक्चर आता था। तो अब देखिए वो निगेटिव क्या होता था, तो AGBR होता था। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है क्या होता था AGBR, जिसको हम लोग एल्युमिनियम क्या बोल दिया जाता है, ब्रोमाइड बोल दिया जाता है। जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं, यानी AG अलग और BR2 हमेशा ये रहेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी समझ में आ रहा है। यानी AG तो देखिएगा थोड़ा सा चमकीला चमकीला के जैसा आता है, यानी ये फोटोग्राफी के लिए क्या किया जाता है तो यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपने जितने भी रासायनिक अभिक्रिया बताया आपने समझे ही होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से फिर समझाने का मैं कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही भर, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।